डेमोग्राफी समझने के बाद आपको डेमोग्राफी का मीनिंग और उसके जो एस्पेक्ट है वो हमने बता दिए। डेमोग्राफी की को समझने के बाद सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा वो है डेमोग्राफी में जो थ्योरीज में सबसे पहले पढ़ना है आपको माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो इस वाली वीडियो से हम आपको माल्थस की डेमोग्राफिक थ्योरी के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको डेमोग्राफी या और भी पेपर से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो कोर्स सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले हम बात करें तो थॉमस माल्थस इनका नाम था और ये इकोनॉमिक्स भी थे, इसके अलावा पादरी भी रहे हैं ये। और एक तरीके से ये उस दौर की बात है जब पूरे यूरोप में मार धाड़ चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और उस पूरे के पूरे दौर में उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की। ये एक तरीके से निराशावादी अर्थशास्त्री कहे जाते हैं इनको। और उन्होंने जो थ्योरी बताई उस पूरी की पूरी थ्योरी का नाम था पॉपुलेशन थ्योरी इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में उन्होंने ये बुक लिखी। और थॉमस माल्थस की ये जो बुक है ये बहुत ही पॉपुलर रही है। इनकी जो थ्योरी पॉपुलेशन थ्योरी है एक तरीके से पॉपुलेशन का थ्योरी का बेस है। देखिए आप समझ लीजिए, आज आप 2024 में खड़े होकर बहुत आसानी से बोल सकते हो कि पॉपुलेशन का फ्यूचर में पॉपुलेशन गिरने वाली है, लेकिन आज से 200-250 साल पहले इस बात का अंदाजा लगाना कि पॉपुलेशन किस स्पीड में जाएगी ये बिल्कुल असंभव काम था। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग इकोनॉमिक्स ने डेमोग्राफी की अलग अलग थ्योरी बनाई है। कई थ्योरी से आप इत्तेफाक रखोगे, कई थ्योरी से आप इत्तेफाक नहीं रखोगे। तो जो माल्थस की थ्योरी है हालांकि आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बेस पॉपुलेशन थ्योरी का वो यहीं से पैदा होता है। तो उनकी जो थ्योरी है उसका बेस क्या है? बेस का मतलब है किस थ्योरी पर बेस्ड है। तो थ्योरी का बेस ये है कि पीपल नीड फूड टू सर्वाइव, यानी कि लोगों को भोजन की जरूरत है ताकि वो जिंदा रह सके। तो माल्थस का ये मानना था कि हर व्यक्ति को भोजन की जरूरत है, और भोजन किसी की जरूरत नहीं है बल्कि बेस, हाँ जरूरत कह लो या नीड कह लो, मतलब बिना भोजन के आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो भोजन तो खाना ही पड़ेगा, मतलब अगर दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीने के लिए खाना पड़ेगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा है कि पीपल हैज नेचुरल डिजायर टू रिप्रोड्यूस। देखिए हर सोसाइटी चाहती है कि वो बढ़े, मतलब आप जिस भी सोसाइटी में जाओ, अब आज से 200-250 साल पहले डेफिनेटली लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना पसंद करते होंगे, क्योंकि उस जमाने का सोसाइटी में युद्ध लड़ाई कितने हुआ करते होंगे। तो डेफिनेटली उनकी जो थ्योरी है, अगर आप उस स्लाइड पे जाके सोचो तो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि लोग सर्वाइव कर सके। भाई कुछ लोग तो मरेंगे युद्ध में, लड़ाई में, भुखमरी में, कुछ लोग मर जाएंगे, और आपका नाम तो रहेगा, आप तो इस दुनिया में रहोगे। इसके लिए जरूरी है कि लोग सर्वाइव करें, और सर्वाइव के लिए क्या जरूरी है कि भैया जनसंख्या हो, तो ये भी जरूरी था। तो माल्थस की जो थ्योरी है वो दो चीजों पर बेस्ड है। पहला तो फूड चाहिए ही चाहिए, दूसरा है कि लोग बच्चे पैदा करेंगे ही, और ये नेचुरल डिजायर है, इसमें किसी को कुछ सिखाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। लोग बच्चा पैदा करने के बारे में अपने आप सीख जाते हैं, उनको किसी भी तरीके का लेसन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो उनकी जो थ्योरी है उसमें उन्होंने माना कि देखिए जो फूड है ये तो बढ़ेगा अर्थमेटिकल तरीके से, यानी इस तरीके से बढ़ेगा, और जो रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो इस तरीके से बढ़ेगी। किस तरीके से बढ़ेगी? 1 से 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इस तरीके से ग्रोथ आती है, इस तरीके से, यानी कि ये पॉपुलेशन की ग्रोथ है। जैसे 1, 2, 4, 5, 8। भाई उनका ये मानना था कि जनसंख्या हर 25 साल बाद अपने आप को डबल कर लेती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए 1950 में जनसंख्या है मान लीजिए 10 करोड़, तो 1975 तक आते आते जनसंख्या 20 करोड़ हो जाएगी, और 2000 तक आते आते ये जनसंख्या जो है 40 करोड़ हो जाएगी, और 2025 तक आते आते जनसंख्या जो है 80 करोड़ हो जाएगी, और 2050 में जाके ये जनसंख्या 160 करोड़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 100 साल में, सिर्फ 100 साल में जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई। यानी कि मात्र 100 सालों में जनसंख्या 10 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 160 करोड़ हो गई। इस तरीके से ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि इस तरीके से ग्रोथ होती है, इस तरीके से ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। ऐसा माना था माल्थस का, यानी कि माल्थस का यह मानना था कि भैया अगर एक बार बच्चे पैदा कर लिए तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम किसी तरीके का रोक ही नहीं लगा रहे। मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी तेजी से होती है कि जितना भी भोजन है
वो खत्म हो जाएगा। तो माल्थस ने कोट था, मैं हिंदी में मुझे याद है, वो लिखा हुआ था कि ये दुनिया जो है ये सीमित लोगों की मेज है और जो बिना बुलाए आएगा वो भूखों मरेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि जो बिना बुलाए आएगा, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, अगर वो आ जाएगा तो उसको भूखे मरना पड़ेगा, ऐसा मानना था माल्थस का। फूड सप्लाई ग्रोथ स्लोली एट अर्थमेटिकल मीन, यानी कि लीनियर ग्रोथ होती है। तो किस तरीके की ग्रोथ होती है, देखिए मैं आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं। एक और डायग्राम बना लेते हैं। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होती है, ऐसे। और जो आपकी जो फूड ग्रेन है उसकी ग्रोथ इस तरीके से होती है, ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पर तो आपकी जो है वो सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि लोगों को भूखों रहना पड़ेगा और ये जो जगह है ये क्राइसिस है। इस वाले जगह पर लोग युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी और भूकंप आएंगे, नेचुरल क्लाइमिटी आएंगी, और नेचुरल क्लाइमिटी नहीं भी आई तो लोग भोजन के लिए लड़ लड़ के मर जाएंगे, ऐसा मानना था माल्थस का। यानी कि इस पॉइंट को उन्होंने बोला पॉइंट ऑफ क्राइसिस। इससे ऊपर जो है पॉइंट ऑफ क्राइसिस का मतलब यहां तक क्राइसिस नहीं आया है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस का मतलब है कि इसके बाद क्राइसिस शुरू हो जाएगा, ऐसा मानना था माल्थस का। तो दोस्तों माल्थस ने दो तरीके के चेक बताए, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि दो तरीके के चेक बताए। अगर मान लीजिए एक तो है हमारा पॉजिटिव चेक, दूसरा है प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन को इसी स्पीड से बढ़ने दिया, यानी कि 1 के 2 बच्चे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी और फूड की सप्लाई होगी ही नहीं। तो जब फूड की सप्लाई होगी ही नहीं तो लोगों के बीच में अनरेस्ट पैदा होगा, लोग लड़ने बढ़ने लगेंगे। भाई रिसोर्सेज तो थोड़े से ही हैं, भोजन तो थोड़ा सा ही है, लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है कि लोग आपस में मर कट जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। यानी कि इससे क्या होगा, फेमिनीज आएंगी, ड्रग्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, ड्राफ्ट आएगा, सॉरी। इसके अलावा आप कह सकते हो एक तरीके से वॉर होगी। इसको उन्होंने पॉजिटिव चेक का नाम दिया और उन्होंने सजेशन भी दिया कि अगर आपको पॉजिटिव नहीं चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, मॉरल ग्राउंड पर आपको इतना सशक्त होना चाहिए। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जिस समय ये थ्योरी आई हो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल करने के किसी भी तरीके के जो जो आप कह सकते हो जो आजकल मेडिकल इक्विपमेंट हो गए वो सब नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने आत्मबल पे बल दिया। उनका मानना था कि आदमी इतना मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात ही ना सोचे। मतलब यहां पर उन्होंने किसी भी तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट को यूज करने की बात नहीं कही, क्योंकि हो सकता है कि उस जमाने में ये सब हो ही ना। उनका ये मानना था कि जितना हो सके लोगों को लेट मैरिज करनी चाहिए, लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की चीजों को प्लान करना चाहिए ताकि जो पॉजिटिव चेक है उनको आने से बचा जा सके। तो किस तरीके से उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव, कि अगर मान लीजिए पहले मान लीजिए ओवर पॉपुलेशन होती है तो पॉजिटिव चेक आएंगे, पॉजिटिव चेक आएगी तो फिर पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी और फिर से पॉपुलेशन बढ़ेगी और ये चक्र जो है वो लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि ये थ्योरी आपसे क्या कहना चाहती है। तो माल्थस की थ्योरी आपको कहती है कि जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक तरीके से, 2, 4, 8 तरीके से, जबकि जो फूड ग्रेन बढ़ता है वो लीनियर तरीके से बढ़ता है, 1, 2, 4। तो इसकी वजह से एक तरीके से क्राइसिस पैदा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्राइसिस पैदा हो जाएगा जहां पर पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी लेकिन फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी और इसकी वजह से नेचुरली पॉजिटिव चेक आएंगे, यानी कि फेमिनीज आएगी, सूखा पड़ेगा, युद्ध होगा, अनरेस्ट पैदा होगा। और इन सबसे बचने के लिए उन्होंने सजेशन दिया कि उसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की, यानी कि लेट मैरिज करनी चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, हो सके तो शादी नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की बातें की। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी माल्थस की थ्योरी का कंक्लूजन मैंने आपको समझा दिया है। इसकी कुछ क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहला है नो इंपेरिकल एविडेंस। इस तरीके का कोई भी इंपेरिकल एविडेंस नहीं देखने को मिलता जहां पर जिस तरीके का डेमोग्राफी में बढ़ने की स्पीड माल्थस ने बताई है, ऐसी कहीं भी किसी भी देश का इंपेरिकल एविडेंस इस तरीके का नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे के टेक्निकल एडवांसमेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड ग्रेन भी बढ़ा है। अब अमेरिका, इंग्लैंड जैसे लोग केवल 2 या 3% लोग ही एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं, लेकिन वो अपनी जरूरतों का बहुत सारा फूड प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है। अगर मान लीजिए आप फूड प्रोडक्शन नहीं भी करते और आप किसी और चीज का प्रोडक्शन करते हो तो आप उन चीजों का इंपोर्ट कर लो जो आपको जरूरत है, उन चीजों को बेच दो जो आपके पास एक्सेस है।
माल्थस ने अपनी पूरी थ्योरी में इस ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन की है डेमोग्राफी क्राइसिस की, वो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके की कोई कैलकुलेशन, उन्होंने बस ये बता दिया कि भाई 25 साल बाद डेमोग्राफी डबल हो जाएगी, लेकिन किस तरीके से डबल होगी कहीं डिस्कस नहीं किया है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो डेमोग्राफी की जो थ्योरी है वो बेसिकली इस बात पर बेस्ड है, माल्थस की जो थ्योरी है, कि आखिरकार डेमोग्राफी में जनसंख्या किस तरीके से अपने आप को क्राइसिस क्रिएट कर लेती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको माल्थस की जो डेमोग्राफी थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको मार्क्स के पॉपुलेशन के संबंध में जो विचार हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स की बहुत ही फेमस बुक है दास कैपिटल, और उन्होंने इस पूरी की पूरी अपने विचार जो हैं वो दास कैपिटल और भी कई सारी बुक्स हैं उसके माध्यम से उन्होंने समाज तक पहुंचाने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स उन चुनिंदा व्यक्तियों में से, चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने पूरी की पूरी आप कह सकते हो विश्व का रुख बदला, और उनके विचार आज भी लोग फॉलो करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का ये विचार था कि पॉपुलेशन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो कैपिटलिज्म है। यानी कि जो भी समस्या पैदा हो रही है वो कैपिटलिज्म की वजह से हो रही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ जैसी कोई समस्या नहीं होती है। तो इससे पहले आपने माल्थसियन थ्योरी पढ़ी हुई है जो बताती है कि डेमोग्राफी जो है, वो जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है और जो फूड आइटम है वो अरिथमेटिकल तरीके से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पॉजिटिव चेक आएंगे। कार्ल मार्क्स ने इस बात का पूरी तरीके से विरोध किया, और कार्ल मार्क्स का ये कहना है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। कार्ल मार्क्स जो है वो इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं, और वो माल्थसियन थ्योरी के बिल्कुल विरोधी रहे। उनका मानना था कि इकोनॉमी में दो क्लास होती हैं, एक तो होती है कैपिटलिस्ट जो कि पूंजी का संग्रहण कर रहे हैं, दूसरा वर्कर जो कि उनके यहां पे नौकरी पे काम कर रहे हैं। तो मार्क्स ने कहा कि अगर सोसाइटी वेल ऑर्डर है तो पॉपुलेशन अपने आप में कभी कोई समस्या होती ही नहीं है। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने से जीडीपी बढ़नी चाहिए, लोगों की वेल्थ बढ़नी चाहिए, लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन वास्तव में पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों की वेल्थ नहीं बढ़ती बल्कि पुअर्टी बढ़ती है। इसकी वजह उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बताया। यानी कि ही saw that the pupil was the evils in the capitalist system, the socialism the population growth is observed। यानी कि अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई काम कर रहे हैं जहां पे संपत्ति का बंटवारा समान रूप से हो रहा है, वहां पर पॉपुलेशन समस्या नहीं है। पॉपुलेशन की जो समस्या है वो केवल और केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनती है, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। यानी कि कार्ल मार्क्स का ये पूरी तरीके से विश्वास था कि अगर आप कैपिटलिज्म को किसी तरीके से खत्म कर दो तो पॉपुलेशन की समस्या रहेगी ही नहीं, और अगर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ करते हो तो वेल्थ बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है जी। कार्ल मार्क्स कंप्लीट तरीके से कार्ल मार्क्स ने माल्थुसियन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। He believed that the system of capitalism could produce food and other necessities। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नेसेसिटी गुड्स और फूड का प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें सारी की सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाती है। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत अमीर होंगे, जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी, लेकिन जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा फूड से बेकार रह जाएगा। मतलब जो कार्ल मार्क्स का व्यू है वो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म के खिलाफ है। उनका मानना है कि कैपिटलिज्म में भी इतनी पावर होती है कि वो सभी लोगों का पेट भर सके, लेकिन कैपिटलिज्म में अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का, जिसकी वजह से समस्या और विकट हो जाती है। मार्क्स हेल्ड द poverty and unemployment were not due to increase in population but due to capitalism system which failed to provide job। यानी कि उनका मानना था कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो लेबर है वो जो एक्चुअल कैपिटल है लेबर उसको तो इंक्रीज करता नहीं है, वो अपने सरप्लस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए केवल और केवल मशीनों को ही बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार रह जाता है। और यही वजह है कि लोग अपना भरपेट खाना नहीं खा पाते। यानी कि सबसे बड़ी समस्या कैपिटलिज्म है, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। ही कंक्लूड दैट द मेन कॉजेज ऑफ सरप्लस ऑफ पॉपुलेशन वाज नॉट एज बट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिज्म। तो उनका मानना था कि कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट क्या करता है कि जब उसे प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का हिस्से को वो लगा देता है कैपिटल खरीदने में ताकि उसका प्रॉफिट और बढ़े, और जो लेबर है उसको वो धीरे धीरे घटाता रहता है, जिसकी वजह से लेबर जो है वो लगातार एक्सप्लॉइट होता रहता है। तो
सारी समस्या की जड़ जो है वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म की ये सोच कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वही पॉपुलेशन की समस्या की वजह है, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। मार्क्स बिलीव दैट द इंस्टॉलिंग लेबर सेविंग मशीन्स अ कैपिटलिस्ट वांट टू हैव मैक्सिमम सरप्लस वैल्यू, यानी कि वो क्या करेगा, हमेशा ऐसी मशीनों का प्रयोग करेगा जो लेबर सेविंग हो, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ताकि लेबर उसे कम यूज करना पड़े। इससे धीरे धीरे क्या करेगा, लेबर तो अनएम्प्लॉयड होता चला जाएगा और प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। यानी कि अगर आप कैपिटलिज्म के प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दो एक तरीके से सोशलिज्म में, तो समस्या हो गई नहीं। यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर जो पैसे को इकट्ठा करने की योजना होती है, सरप्लस वैल्यू बनाने की होती है, वही कैपिटल एक्युमुलेशन जो किया जाता है, वही वजह है पॉपुलेशन की समस्या की। यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से पॉपुलेशन की वजह से जो समस्या है वो कैपिटलिज्म के ऊपर लाद दिया और कहा कि कैपिटलिज्म ही सारी समस्याओं की जड़ है। यानी कि इट इज बिकॉज एक्युमुलेशन टेक प्लेस द कैपिटलिस्ट कन्वर्ट अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर सरप्लस व्हिच अलाउ देम टू एक्सपेंड मोर एप्रोप्रिएट सरप्लस वैल्यू व्हिच हेल्प द फर्दर एक्युमुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, ठीक है जी, 100 रुपए में से 80 रुपए लेबर को दे दिए और 20 रुपए उसने अपना सरप्लस कर लिया, यानी कि एक तरीके से उसको सरप्लस हो गया। अब इस सरप्लस का प्रयोग क्या करेगा, वो मशीन बनाने में लगाने में कर देगा, मशीन्स, जो कि लेबर सेविंग होगी, यानी कि लेबर को वो सेविंग करना चाहेगा। इसका मतलब जब वो फर्दर अपना प्रोडक्शन करेगा 100 रुपए का, तो वो क्या करेगा, केवल 60 रुपए देगा लेबर को और 40 रुपए का सरप्लस कमाएगा। और धीरे धीरे ये प्रोसेस कैपिटल एक्युमुलेशन लगातार चलता रहेगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन समस्या बन जाएगी, ऐसा मानना था, आप कह सकते हो एक तरीके से कार्ल मार्क्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों हम आपको ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें बताती है कि पॉपुलेशन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो है रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। इसीलिए हमें गिवन रिसोर्सेज में ऐसे ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचना है जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज्यादा हो। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों मैं आपको ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को डिटेल कराऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम तरीके के कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। और ये सारी की सारी वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो बात करें अगर हम ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की, तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का जो डेवलपमेंट किया है वो कैनन एंड सैडलर ने किया है। ये दोनों के दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे और इन्होंने जो ऑप्टिमम थ्योरी डेवलप की है वो एक तरीके से माल्थीसियन थ्योरी का विरोध है। माल्थीसियन थ्योरी बताती है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक तरीके से होती है और जो फूड प्रोडक्शन होता है वो अर्थमेटिकल तरीके से इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा और पॉजिटिव चेक आएंगे। तो यानी कि उन्होंने हर समय पॉपुलेशन को खराब ही माना, लेकिन जो ऑप्टिमम थ्योरी है वो पॉपुलेशन को खराब नहीं मानती है। उनका मानना था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है और पॉपुलेशन आपके पास कम है तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन को इंक्रीज करना हमेशा ही बेटर माना जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में तो आपको ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को ही डिटेल करना है। इन रिसेंट ईयर प्रोफेसर रॉबिन्स, डाल्टन एंड कैट सैडलर रिफाइन एंड पब्लिश दिस थ्योरी एंड पुट इट टू मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म। यानी कि रॉबिन्स, डाल्टन और कार्ल सैडलर ने इसको और डिफाइन किया है और इसको पॉपुलराइज करने का काम किया है। और एक तरीके से ये थ्योरी माल्थीसियन थ्योरी का इंप्रूवमेंट वर्जन है। तो थ्योरी शुरू कराऊं उससे पहले कुछ एजम्पशन से आप उनको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला है द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन रिमेन्स सेम। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन 100 करोड़ है तो 40 करोड़ लोग उसमें काम कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन 200 करोड़ हो जाएगी तो 80 करोड़ लोग काम करेंगे। यानी कि जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। इसके अलावा एज ए पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल
स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, यानी कि एक देश में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, वहां की कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, वहां की टेक्नोलॉजी सेम रह रही है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा इस पूरी की पूरी थ्योरी में। तो ये थ्योरी कहती है कि विद अ गिवन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें रिसोर्सेज गिवन है, कैपिटल स्टॉक गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है, देयर विल बी डिफाइंड साइज ऑफ पॉपुलेशन विद पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक ऐसा साइज होगा जो पर कैपिटल इनकम को मैच करेगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पे हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम हो वहां पर हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहलाएगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए सिंपल तरीके से कि भैया आपको पॉपुलेशन समस्या नहीं है, समस्या है नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। हम ये मान लें कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज गिवन है, हम ये मान लें कि हमें टेक्नोलॉजी गिवन है, हम ये मान लें कि हमारे पास में जो कैपिटल स्टॉक है वो गिवन है, तो हमारी पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन भी हो सकती है और ओवर पॉपुलेशन भी हो सकती है और ऑप्टिमम भी हो सकती है। यानी कि अगर पर कैपिटा इनकम कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ करने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आप कहोगे कि पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन में है। मतलब अगर आप पॉपुलेशन को बढ़ाते हो और पॉपुलेशन बढ़ाने से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो आप क्या बोलोगे, अंडर पॉपुलेशन हो। और अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ने से पर कैपिटा इनकम गिरती है तो आप कहोगे आप ओवर पॉपुलेशन हो। और ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो उतनी हो जितनी कि आपकी पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम हो, तो इसको आप कहोगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इसी बात को मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा रहे हैं। देखिए यहां पे डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करें अंडर पॉपुलेशन से। अंडर पॉपुलेशन का मतलब है, यहां पे लिखा है हमने टोटल पॉपुलेशन, मैं लिखना मिस किया है टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या बता रहा है कि इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन लेवल अलाउ मोर एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आपके पास में टेक्निक है, आपके पास में एनर्जी है, आपके पास फूड है, लेकिन उसे खाने वाले नहीं है, एनर्जी को यूज करने वाले नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अब जापान की बात करो, जापान में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, कनाडा में पॉपुलेशन बढ़ती है, तो डेफिनेटली उस कंट्री को फायदा होगा। इसीलिए तो कनाडा जैसा देश बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेंट उसमें बस जाते हैं, क्योंकि वहां पे खुद की पॉपुलेशन है नहीं। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की है कि इस लेवल से इस लेवल तक आप अंडर पॉपुलेशन में हो, अंडर पॉपुलेशन है। यानी कि इस कंडीशन में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो आपके रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होगा, और अगर आपके रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होगा तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इसका फायदा सभी को होगा। दूसरी कंडीशन हम आपको बाद में बताएंगे, तीसरी कंडीशन हम आपको पहले बता देते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी ओवर पॉपुलेशन की, यानी कि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आपने यूटिलाइज कर लिया, टेक्निक आपकी खराब होने लगी, आपकी एनर्जी यूज होने लगी। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर पॉपुलेशन को बढ़ाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन लेवल पास्ट द ऑप्टिमम पॉइंट, यानी कि एक बार ऑप्टिमम लेवल से पॉपुलेशन पास कर जाती है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पुअर हो जाता है। रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग मोर पीपल, रिसोर्सेज आपको ज्यादा लोगों में डिवाइड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम गिरना शुरू हो जाती है। यानी कि यहां पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑप्टिमम लेवल आ गया। और इस ऑप्टिमम लेवल के बाद भी अगर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो गिरना शुरू हो जाएगी। यानी कि द पॉपुलेशन लेवल एट विच the highest economic standard of living is achieved, the available resources are exploitly efficiency, तो ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब सिंपल समझ लीजिए, अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है तो ऐसी पॉपुलेशन के लेवल को हम बोलेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और अगर आपकी पॉपुलेशन उससे कम है तो आप बोलोगे अंडर पॉपुलेशन, क्योंकि इस केस में आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, आपकी एनर्जी का, आपकी टेक्निक का यूज नहीं होता। और इसके आगे अगर आप चले जाओगे तो क्योंकि आपकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आपके रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए आपकी पर कैपिटा इनकम गिरेगी। तो दोस्तों, क्या कोई पॉपुलेशन ओवर है या ऑप्टिमम है, इसे जानने के लिए डाल्टन ने एक फार्मूला का सुझाव दिया। वो फार्मूला हम आपको बता देते हैं। फार्मूला है m इक्वल टू a माइनस o अपॉन o। m है हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशन का डेरिवेशन, a है हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन और o है हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन 100 करोड़ है, ये हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, और एक्चुअल पॉपुलेशन भी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ को 100 करोड़ से माइनस करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 करोड़ से, आपका आंसर आएगा 0। यानी इस केस में आपका m आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर m 0 है तो इसको ये दिखा रहा है कि पॉपुलेशन इज ऑप्टिमम। यानी कि क्या बता रहा है कि इफ m इज 0
द पॉपुलेशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या बताना है कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन, आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन 120 है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो m जो आएगा वो 0.2 आएगा, यानी कि m की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन है अगर m पॉजिटिव होता है। और अगर मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन 80 करोड़ है, जबकि जो आपकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन है 100 करोड़, तो जो आपका आंसर आएगा वो -0.2 आएगा, यानी कि m की वैल्यू अगर 0 से कम है तो आप अंडर पॉपुलेशन में हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि डाल्टन ने आपको एक फार्मूला दिया, फार्मूले में अगर m की वैल्यू 0 है तो आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन पर हो, m की वैल्यू मोर देन 0 है तो आप ओवर पॉपुलेशन हो, और m की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप अंडर पॉपुलेशन हो। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन फिक्स नहीं है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब तक कि हमने जो टेक्निक स्टार्टिंग हुई उन्होंने माना कि अगर हमारे रिसोर्सेज गिवन है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी गिवन है, तो हमारी पॉपुलेशन का एक ऑप्टिमम लेवल होगा। लेकिन अगर हम इस एजम्पशन को रिलैक्स कर दें, अगर हम कहें कि नहीं जी हमारे रिसोर्सेज तो बढ़ते रहेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव होती रहेगी, तो ऑप्टिमम लेवल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, बल्कि ऑप्टिमम लेवल चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कि यहां पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये डायग्राम क्या बता रहा है, मान लीजिए एक लेवल हमारा ये वाला है, ठीक है जी, ये हमारा लेवल है और इतना हमारा सब्सटेंस वेज मिल रहा है हमारे को। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब आपका जो वेज है वो बढ़ेगा। यहां पे देखिए ना, पहले आपको ये वाला ये सब्सटेंस वेज है, तो कहने का सिंपल मतलब ये हुआ द डॉटेड कर्व इन डायग्राम शो दैट द लेवल ऑफ इनकम पर हेड विल एन इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि ये जो कर्व है ये ऊपर भी जा सकता है ऑप्टिमम लेवल, अगर किसी देश में टेक्नोलॉजी या फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करते हैं। दिस विल हेल्प टू राइज इन द इनकम कर्व एंड जनरेट पॉपुलेशन ग्रोथ अंटिल वेज आर वंस अगेन इक्वल टू सब्सटेंस लेवल। यानी कि इस लेवल तक, जब तक कि वेज सब्सटेंस लेवल पे नहीं हो जाता, तब तक आप अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इसके क्रिटिसिज्म है, उनकी भी बातें हम कर लेते हैं वीडियो के माध्यम से। पहला जो क्रिटिसिज्म है इसका वो है डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। देखिए कहना तो बड़ा आसान है कि भैया 100 करोड़ पॉपुलेशन ऑप्टिमम होगी, लेकिन ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि 100 करोड़ पॉपुलेशन कम है? पॉपुलेशन इतनी खराब होती तो आजकल एक कंसेप्ट चलता है पॉपुलेशन डिविडेंड का, उसको क्यों यूज करते? देखिए पॉपुलेशन खराब नहीं है, पॉपुलेशन खराब नहीं होने का मतलब है कि आपके रिसोर्सेज कम है। इंडिया में हमारे मोदी जी कई बार बोलते हैं कि भारत एक युवा देश है। भैया भारत युवा का मतलब है पॉपुलेशन युवा है, वही तो काम करेगी। चाइना में क्या प्रॉब्लम आ रही है या जापान में क्या प्रॉब्लम है कि वहां की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग है, इसका मतलब वहां पे एफिशिएंसी लेवल कम होगा। तो यहां पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा ये स्टैटिक थ्योरी है, इसमें टाइम एलिमेंट का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, इसमें कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं किया गया है कि कितने टाइम में पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएगी। दूसरा, इस पूरी की पूरी थ्योरी ने जो भी एस्पेक्ट जोड़ा है वो एक तरीके से इकोनॉमिक एस्पेक्ट जोड़ा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि पर कैपिटा इनकम जब मैक्सिमम हो वहीं पर हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से इन्होंने सोशल एस्पेक्ट और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। इसी तरीके से नॉट अ रियलिस्टिक थ्योरी, इस तरीके की कोई थ्योरी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, जहां पर कोई देश पॉपुलेशन को तब तक बढ़ाता है जब तक उसकी रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो बढ़ती है और जब गिरना होती है तो कई वजहों से गिरती है। इस तरीके की रियलिस्टिक थ्योरी नहीं है। अगला इसका है कि इसने केवल इकोनॉमिक फैक्टर को ही कंसीडर किया है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर भी वजह होती है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज आता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट नेग्लेक्ट, इसने तो ये बात कही है कि पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन उसका क्या ऐसा तो नहीं है कि केवल कुछ लोगों की इनकम बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जबकि मास्क जो है वो अभी भी गरीब ही है, ये गरीब अभी भी पुअर बना हुआ है। तो इसमें कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये थ्योरी हमें ये समझाने की कोशिश जरूर करती है कि भैया कोई भी पॉपुलेशन खराब नहीं है। अगर गिवन रिसोर्सेज में, गिवन आपके पास टेक्नोलॉजी है, गिवन कैपिटल स्टॉक है, तो आप हमेशा पॉपुलेशन को बढ़ने से इकोनॉमी को नुकसान हो ऐसा जरूरी नहीं है।
पॉपुलेशन बढ़ने से कई बार फायदा भी हो सकता है, और ऑप्टिमम लेवल वो है जहां पर आपकी पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन समझ में आई भी होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की। तो बच्चों, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक जो ट्रांजैक्शन है वो हमें बताती है कि एक देश का जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से उसका जो डेमोग्राफिक में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एक रिलेशन को बताती है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टडीज दैट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो किसके बीच का रिलेशन है ये? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और पॉपुलेशन ग्रोथ का, यानी कि ये दो चीजों में इंटर रिलेशन को बताता है, जिसमें से पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बच्चों इसको सबसे पहले जो प्रोपाउंड किया था जो वो W.S. थॉमस और F.W. नोटेन ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने इसकी 3 स्टेजेस बताई। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने इसकी 4 स्टेज बताई, और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं C.V. ब्लैकर की, जिन्होंने इसकी 5 स्टेज बताई। तो हम भी बच्चों आपको 5 स्टेज बताएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, और ये फोर्थ स्टेज है, और ये 5 स्टेज है, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास 2 कलर के मार्कर हैं, तो रेड मार्कर मैं बर्थ रेट के लिए यूज़ करूँगा और जो डेथ रेट के लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज़ करूँगा, ठीक है जी। तो या उल्टा कर लेते हैं, बर्थ रेट के लिए ग्रीन कर लेते हैं और डेथ रेट के लिए रेड कर लेते हैं, उससे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले स्टेज की बात करें, स्टेज 1। देखो स्टेज 1 जो होता है वो बहुत ही ऐसी कंट्री में पाया जाता है जो अनडेवलप्ड होती हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट होता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट होता है वो 0 या 0 के आसपास बना रहता है। तो इन देशों में जो बर्थ रेट होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, और जो डेथ रेट होता है वो भी बहुत हाई लेवल पे होता है, जिसकी वजह से इन देशों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा और हाई रेट ज़्यादा एक तरीके से किसी भी इकोनॉमी के बैकवर्डनेस की निशानी है। अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, तो 1921 से पहले इंडिया जो है वो इसी स्टेज में रहा है, यानी कि बर्थ रेट इंडिया में बहुत हाई थी, डेथ रेट बहुत हाई थी, जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही। तो बच्चों एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम इसी ट्रांजैक्शन थ्योरी में इंडिया की कौन कौन सी स्टेजेस किस किस साल में रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले बर्थ रेट की बात करें, जैसे हमने आपको बताया ग्रीन से हम बर्थ रेट बता रहे हैं, तो बर्थ रेट जो है वो बहुत हाई था, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे होता है। डेथ रेट भी बहुत हाई होता है, हालांकि ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है लेकिन काफ़ी हाई होता है। तो क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन है ये बर्थ रेट को बता रहा है, ठीक है, और जो रेड है वो डेथ रेट को बता रहा है, तो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड स्टेज में क्या होता है बच्चों कि जब एक देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है तो वहां पर जो डेथ रेट है वो उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्थ रेट पर कोई विशेष काबू नहीं आ पाता। यानी कि इन देशों में जब स्टार्टिंग में मेडिकल फैसिलिटीज आती हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो ये सारे के सारे बर्थ रेट को तो कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि लोगों का माइंडसेट वही होता है। लेकिन डेथ रेट में बहुत शार्प डिक्लाइन आता है, यानी कि जो डेथ रेट है वो बहुत शार्पली डिक्लाइन करेगा, ठीक है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो उतनी डिक्लाइन नहीं करती। तो बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हद तक आपकी कांस्टेंट बनी रहती है। हालांकि बर्थ रेट गिरती है, लेकिन इस दौरान आपका जो आप कह सकते हैं एक तरीके से आपका जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इस केस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। यानी कि जनसंख्या विस्फोट का यहाँ पे मतलब है कि लोगों के लिए खाने की समस्या, फूड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बड़ी समस्या बनी रहती है। तो ये हमारी दूसरी स्टेज में होता है, ठीक है। तो इस केस में हम 1921 के बाद इंडिया इसी स्टेज में था। इस केस में जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे हैवी होती है, और अधिकतर अनडेवलपिंग कंट्री जो हैं वो या तो दूसरी स्टेज या तीसरी स्टेज का सामना अभी भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट है वो लो लेवल पे कांस्टेंट हो जाती है, काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि इस केस में जो डेथ रेट है वो इस तरीके से काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाती है,
ठीक है। लेकिन जो बर्थ रेट है, देखिए बर्थ रेट में लगातार कमी आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, वो घटता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट डिक्लाइन बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट गिरती है, डेथ रेट कम हो, यानी कि इस स्टेज में लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। 1921 के बाद इंडिया इस स्टेज में आ गई है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बर्थ रेट है वो तो गिर रही है, सॉरी जो ग्रोथ रेट है वो गिर रही है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको जैसे बता चुके हैं, अलग से वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे आप बच्चों के लिए। तो डिक्लाइन बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, ठीक है, यानी कि बर्थ रेट तो जो है वो गिर रही है और इस केस में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो काफी कम हो जाती है। अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज जो है वो अधिकतर डेवलप्ड कंट्री में पाई जाती है, जैसे यूके, जापान, स्वीडन। तो इसमें क्या होता है कि लो बर्थ रेट होती है और साथ ही साथ लो डेथ रेट होती है, और एक तरीके से जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से स्थिर हो जाती है, स्टैगलिंग हो जाती है। इसका मतलब यहां पर हम बात करें बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट जो है वो काफी लो लेवल पे आ जाता है और काफी हद तक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो डेथ रेट है वो भी कई जगह पे इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि काफी ज्यादा जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो काफी कम हो जाती है। अब देखिए कई जगह पर पांचवी स्टेज को लागू होना शुरू हो गई है, जैसे पोलैंड है, रोमानिया, रसिया, बुल्गारिया, यूक्रेन। तो यहां पर उन्होंने क्या देखा है कि बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, यानी कि इन जगह पर यह पाया गया है कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा है, सॉरी कम है, मतलब बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपको यह समझना है कि फिफ्थ स्टेज जो है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये बहुत ही बैकवर्ड में आएगी, ये दोनों डेवलपिंग कंट्री की आएंगी, ये डेवलप्ड कंट्री की आएगी, और कुछ डेवलप्ड कंट्री अब इस तरीके का सामना कर रही हैं जिसमें उनकी जो बर्थ रेट, जो डेथ रेट है वो इस तरीके से हो गई है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा इनकी कम हो गई, यानी कि इस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने आप को। तो यहां पर आपको ये 5 स्टेजेस हमने बताई, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम है। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट जो है वो गिरती है, लेकिन बहुत कम गिरती है, जबकि डेथ रेट बहुत तेजी से गिरती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा बर्थ रेट गिरने की वजह से थर्ड स्टेज में ग्रोथ कम होती है, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है। फोर्थ स्टेज में जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से रुक जाती है, ठीक है, स्टेटरी सिचुएशन को पा लेती है। इसका मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ही लोअर लेवल पे कांस्टेंट हो जाते हैं। और फिफ्थ स्टेज में ये पाया जाता है कि जो बर्थ रेट है वो लोअर हो जाती है डेथ रेट से। तो कुछ देश इस कंडीशन का भी सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों ये थ्योरी की, तो इस थ्योरी की कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। जैसे इस थ्योरी में कौन से ईयर में ऐसा होगा, इस पूरी की, जैसे उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये ट्रेंड आएगा, लेकिन कितना समय बीतने के बाद ये आएगा, इस थ्योरी में कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई। दूसरा, इसने ये माना है कि जो डेवलपमेंट है वो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ओके, लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन भी तो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, ये इस पूरी की पूरी थ्योरी में नहीं कही गई है। इसलिए इस थ्योरी को आप वन साइडेड थ्योरी भी कह सकते हो। इसके अलावा ये जनरल थ्योरी नहीं है, मतलब सभी देशों को ये एक्सपीरियंस करना पड़े जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कई देशों में फर्टिलिटी का चेंज भी होते हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है फोर्थ स्टेज, कई लोगों का फोर्थ स्टेज पर अलग अलग व्यू है, तो यही आपको ये समझना है बेसिकली इस पूरी की पूरी थ्योरी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी को पढ़ा और आपने समझा कि डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली स्टेज में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत हाई होती है। सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, क्योंकि बर्थ रेट में कमी आती, बर्थ रेट में कोई खास कमी नहीं आती, जबकि डेथ रेट में कमी आती है। थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन में ग्रोथ तो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि सेकंड स्टेज में होती है, क्योंकि इस केस में बर्थ रेट में कमी आने देखने को मिलती है और डेथ रेट में तो ऑलरेडी कमी हो चुकी है। और चौथी स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों एक तरीके से लोअर लेवल पे स्टेबल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया ने भी डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी का कहीं एक्सपीरियंस किया है? क्या इंडिया में भी उसी तरीके से ट्रेंड रहा है जैसा डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी हमें बताती है? तो देखिए, यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो 1981 में पहला बार जो सेंसस हुआ, उसके बाद 1921 से तक इंडिया फर्स्ट स्टेज में ही रहा है। यानी कि इस पूरी स्टेज में आप देखिए जनसंख्या जो थी 1891 में
23.87 करोड़ थी, जो कि मात्र 25.14 करोड़ हुई है, आप कह सकते हो एक तरीके से 1921 में। तो आप इससे समझ सकते हो कि भारत की जनसंख्या में कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिली है। ग्रोथ रेट की बात करें तो 1911 की जो जनसंख्या है वो 25.21 करोड़ है, जबकि 1921 में जनसंख्या घटकर 25.14 करोड़ हो गई। दोस्तों, इस पूरे के पूरे दौर में इंडिया ने भी एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लू का सामना किया था, बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो कम हुई थी। इसके बाद 1921 के बाद हमारी सेकंड स्टेज शुरू होती है। आप देख सकते हो 1921 के बाद जनसंख्या ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार जनसंख्या बढ़ी है। यहां पर आप देख सकते हो 1921 से 1931 में जनसंख्या 2.7 करोड़ बढ़ी, जो कि ग्रोथ रेट के बाद 1931 में 31.86, जो कि 3 आप कह सकते हो 96 करोड़ हुई। और यहां पर आप देख सकते हो जनसंख्या जो है वो 36.31 यानी कि 4.34 हुई। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जनसंख्या जो है वो इस समय तेजी से बढ़ी, लेकिन 1961 के बाद जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो इतनी तेजी से हुई, यानी कि ये सेकंड स्टेज है, इतनी तेजी से हुई जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो आप डेट वाइज याद रखिएगा, 1921 को हम ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहते हैं। ग्रेट डिवाइड ईयर इसलिए कहते हैं 1921 को क्योंकि उससे पहले जनसंख्या ऑलमोस्ट स्थिर थी। 1921 के बाद भारत में 1921 के बाद भारत में पॉपुलेशन लगातार बढ़ना शुरू हुई है, लगातार बढ़ी है पॉपुलेशन 2021 के बाद। और 2051 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड। स्मॉल डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद जनसंख्या की ग्रोथ रेट बढ़ी है। लेकिन 1991 तक हमारी ग्रोथ रेट आप देखिए, यहां तक ग्रोथ रेट बढ़ी है, ये ग्रोथ रेट लगातार इंक्रीज हुई है। लेकिन 1981 के बाद हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट, उसमें कमी आई है। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड और भी ज्यादा है। आप देखिए यहां पे पॉपुलेशन बढ़ी है 16.30 करोड़, 18.7 करोड़ और 18.12 करोड़। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉपुलेशन अभी इंडिया जो है वो थर्ड स्टेज का सामना कर रहा है, जिसमें बर्थ रेट हमारी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। अब देखिए, अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिसेंट डाटा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जल्दी ही फोर्थ स्टेज में इंट्रोड्यूस कर जाएगा। हालांकि 2021 में हमारा पॉपुलेशन का सर्वे होना था, सेंसस होना था, लेकिन कोरोना कोविड की वजह से सेंसस हो नहीं पाया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब कब करेगी इसके बारे में, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सही तरीके से सेंसस इकट्ठे नहीं करती है, सही तरीके से जनगणना नहीं करती है, तो पॉपुलेशन के संबंध में आपको सही डेटा नहीं मिलेंगे। आप जो देखिए, जो फैमिली सर्वे है उसमें कुछ लोगों को बेस मानकर पूरी तरीके से पूरी की पूरी आप कह सकते एक तरीके से कंट्री पर डेटा दिया जाता है, तो वो डेटा में हो सकता है कुछ गलतियां हो, क्योंकि जब तक सही तरीके से सेंसस नहीं होगा, जब तक हर एक व्यक्ति से डेटा इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, तब तक जनसंख्या के बारे में सटीक जानकारी मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो भारत में अब फर्टिलिटी रेट 2.0 पे आ चुका है। इसका मतलब है अब जनसंख्या स्थिर हो गई है। लेकिन जब पूरी तरीके से डेटा हमारे सामने होंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम फोर्थ स्टेज में कमर कर गए। लेकिन अगर आप टेक्निकल समझो तो 1911 के बाद तक हम थर्ड स्टेज में रहे, और अगर जैसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमें बताता है कि फर्टिलिटी रेट 2 पर आ गई है, इसका मतलब एक मादा 2 बच्चों को पैदा करेगी और 2 लोग मर जाएंगे, तो इसका मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्थिर होने की तरफ बढ़ रही है। तो यहां पे इसी बात को एक ग्राफ के थ्रू भी दिखाने की कोशिश हमने की है। यहां पे जो फर्स्ट स्टेज है उसका टाइम पीरियड लिया है 1921 तक का। इसमें जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल है, बिल्कुल स्लो ग्रोथ रेट है, ठीक है जी। 1921 के बाद यहां पे देखिए ग्रोथ रेट जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हुई इस जगह पे, और ग्रोथ रेट जो है वो 1.33 है 1921 से लेकर 1951 तक। लेकिन जैसे ही 1951 के बाद 1981 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो थर्ड फेज में आ गई है, और इस केस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हुई है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और चौथी स्टेज में इंडिया में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो गिरी है 2011 तक। इसके बाद हमारी देखिए, अगर हम 4 स्टेज यहां पे दिखाई हैं, लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी किस तरह समझें तो ये हमारी सेकंड स्टेज है दोनों मिलाकर, और ये हमारी थर्ड स्टेज है। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थ्योरी पूरी तरीके से रिलेवेंट और सही तरीके से लगती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होने से पॉपुलेशन पर इसका असर पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।